आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम मेटलर्जी चैप्टर का टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में अगर बात करें तो एनसीईआरटी 12th की पार्ट फर्स्ट बुक का यूनिट 6 है ये, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और क्योंकि हम लोग मेटल के कंपाउंड से या किसी एलिमेंट के कंपाउंड से एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। अगर मेटल के कंपाउंड से मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब इसे शॉर्ट में मेटलर्जी बोल देते हैं। एलिंगम डायग्राम क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम बेसिक बात समझ लें कि मेटलर्जी में हम लोग मोस्टली जो भी मेटल के कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली मेटल ऑक्साइड्स, इनसे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं ये सारी डिटेल्स हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हम लोग अगर मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ जो मैंने मेटल ऑक्साइड लिया है, अगर हम देखें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यानी कि मुझे रिडक्शन करना है मेटल ऑक्साइड का मेटल में। अब मुझे रिडक्शन करना है तो मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन लेके और मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर देगा। बट इस रिएक्शन में क्या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकता है? यही हमें जानना मेटलर्जी में ज़रूरी है, या एलिंगम डायग्राम की हेल्प से हम जान सकते हैं। ये देखा गया, अगर आप लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी होगी तब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से भी ये बता सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो केवल 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर पर ही ये मुझे बताती है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल नहीं है इस रिएक्शन के लिए। लेकिन ये देखा गया कि कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हैं या कैपेबल नहीं है मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने में, बट वो हाई टेम्परेचर पर कैपेबल है मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने में। इसी चीज़ के लिए एलिंगम सर ने एक प्लॉटिंग की, एक डायग्राम बनाया गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच में, कि टेम्परेचर राइज करने पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेस आते हैं, और उसकी हेल्प से रिड्यूसिंग एजेंट कौन से टेम्परेचर पर अपना बेस्ट देगा ये बताया। तो हम लोग अब चलते हैं एलिंगम डायग्राम के लिए। अब हम लोग एलिंगम डायग्राम को समझने के लिए पहले थर्मोडायनेमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। थर्मोडायनेमिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है यानी कि अपने आप हो जाती है, बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर कोई लगाने की नीड नहीं है, तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आता है। और अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है जो अपने आप नेचुरल कंडीशन में नहीं होगी, उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आता है। यहाँ डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड स्टेट में 25 डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तब ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आता है। जैसे आपको मैं एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है A+O2, दिस गिव्स AO2, और इसका मैंने डेल्टा जी निकाल लिया। इसका डेल्टा जी मान लीजिए आ गया है -1400 किलो जूल पर मोल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, आप बता देंगे कि सर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि इसके डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं ये रिएक्शन ले लेता हूँ, BO2 कन्वर्ट इन B+O2, और इसका डेल्टा जी मान लीजिए आ जाता है +600 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या BO2 का B और O2 में
कन्वर्ट होना स्पॉन्टेनियस है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि इसकी डेल्टा जी +600 आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर देखो BO2 B में बदल रहा है और यही मेरा बेसिक यहाँ पर मोटो है कि मैं किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल दूँ, और ये मेटल ऑक्साइड इस मेटल में अपने आप नहीं बदल रही है बिकॉज डेल्टा जी पॉजिटिव, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर इस मेटल ऑक्साइड में मैं ये A मिला दूँ और इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूँ, अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड मैंने कर दिया, जब मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया तब ये O2 कैंसिल हो गया और मेरे पास रिएक्शन जो फाइनल आई वो आ गई BO2 + A, दिस गिव्स AO2 + B। और अब मैं अगर इसका डेल्टा जी निकालता हूँ, इसका डेल्टा जी आप सॉल्व कर लीजिए, -800 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, आप कह दोगे सर ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है बिकॉज डेल्टा जी -800 आ गया है। और इस तरह की रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, यानी कोई ऐसी रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव हो, अगर हम उसमें कोई ऐसी रिएक्शन मिक्स कर दें या ऐड कर दें जो डेल्टा जी नेगेटिव रखती हो और फाइनल रिएक्शन का भी डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए और स्पॉन्टेनियस हो जाए, ऐसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ये आप एनसीईआरटी में इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। एलिंगम डायग्राम को समझने के लिए इसको जानना ज़रूरी है। अब आइए हम लोग एलिंगम डायग्राम पे बात करते हैं। ये एलिंगम डायग्राम का स्केच मैंने पहले से बोर्ड पे बना लिया है। इसमें क्या क्या खास बातें हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात जो एलिंगम डायग्राम में आपको पता होनी चाहिए वो ये कि एलिंगम डायग्राम गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और टेम्परेचर के बीच में प्लॉट किया गया। एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, वाई एक्सिस पे गिव्स फ्री एनर्जी चेंज लिया है। मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और मेटल ऑक्साइड बनेगा, उस रिएक्शन के डेल्टा जी यहाँ ले लिया और टेम्परेचर यहाँ ले लिया है। टेम्परेचर देख रहे हैं आप, मैंने दोनों फॉर्मेट में लिया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस ऐसे, और 273 केल्विन, 673 केल्विन, 1073 केल्विन, सो ऑन। यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी मैंने -1200 -1100 किलो जूल पर मोल में ली है। इस एलिंगम डायग्राम में जो भी प्लॉटिंग हुई है, जो भी ग्राफ खींचे गए हैं, इसमें 3 टाइप्स की लाइंस हैं। पहली लाइन आप जो सिंगल है केवल पूरे एलिंगम डायग्राम में, वो है विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ये देखिए आप ये देख रहे हैं, और ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की है। दूसरी लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, कोई भी स्लोप नहीं है इसमें। और ये देखिए आप, ये यहाँ -400 पे मैंने आपको दिखाया है CO2 से CO2 बनना, ये सेकंड टाइप की लाइन है। और थर्ड टाइप की लाइन बहुत सारी है, सब स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप है। जैसे मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, स्ट्रेट लाइन। जब एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन Al2O3, स्ट्रेट लाइन। सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं विद पॉजिटिव स्लोप। इस तरह से एलिंगम डायग्राम को देखते ही आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ लाइन है। वन लाइन है with negative slope, straight line. Second line is parallel to the x-axis, there is no slope. And third line is बहुत सारी हैं जो कि पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन है। अब जो सेकंड बात आपको इसमें ध्यान रखनी है वो ये, आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर तो स्ट्रेट लाइंस हैं, बट कुछ जगह पर आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन डिफ्लेक्ट हो गई है, मोर पॉजिटिव स्लोप शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम में इस पॉइंट के बाद डिफ्लेक्ट हो गई, इस पॉइंट के बाद डिफ्लेक्ट हो गई। ZnO में देखिए ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन गई और इसके बाद डिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो गई। ये डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब भी किसी मेटल की स्टेट चेंज होगा या फेस चेंज होगा, जैसे कि जनरली मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तब उनका जब मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो वो मेल्ट कर जाएंगी और स्टेट चेंज हो जाएगी और सॉलिड से लिक्विड हो जाएंगी। तब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप डिफ़र कर जाएगा और यह हम कह सकते हैं कि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी।
इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछता है कि जो एलिंगम डायग्राम में स्ट्रेट लाइंस हैं वो कब डिफ्लेक्ट होती हैं, ध्यान रखिए स्टेट चेंज पर, जिसे हम फेस चेंज भी कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लाइंस आर स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और ये 2 लाइंस में एक लाइन नेगेटिव स्लोप और एक लाइन पैरेलल है। क्या रीज़न है इसका, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और जब हम उनका ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे ऑक्सीडेशन करेंगे या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन गैस स्टेट में होगी और जो मेटल ऑक्साइड बनेगी वो भी मोस्टली सॉलिड स्टेट में होगी। अब यहाँ पे मुझे एंट्रोपी चेंज कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एंट्रोपी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। एंट्रोपी मीन्स होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। किसी भी प्रोसेस में जितना अव्यवस्था बढ़ेगी, जितना डिसऑर्डर बढ़ेगा, उतना एंट्रोपी बढ़ेगा। जैसे सॉलिड वेल पैक्ड अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, लिक्विड में ये अरेंजमेंट ब्रेक हो जाता है और गैस में और ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ जाता है। इसलिए सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाएंगे तब एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। अगर गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जाएंगे एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लें तो उस केमिकल रिएक्शन में हम लोग डेल्टा Ng निकाल लेते हैं। डेल्टा Ng मीन्स गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। केवल गैसियस मोल्स काउंट करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के मोल काउंट्स नहीं करेंगे। अगर गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट साइड में तो समझ जाना एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। और अगर गैस के मोल डिक्रीज कर रहे हैं तो समझ आना कि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। अब हम लोग सबसे पहले इस रिएक्शन में देखना चाहेंगे कि हमारी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। देखिए ये सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करते हैं, ये गैस है, इसको काउंट करेंगे। यहाँ इसका 1 मोल है बैलेंस रिएक्शन में, यहाँ पर भी सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। दैट मीन्स 1 मोल गैस से 0 मोल गैस की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मीन्स है एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। मैंने ऐसे कर दिया S इक्वल टू डिक्रीज एंड एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव है क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है। अब जब हमारा एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ गया, इसके साथ एक बात और समझ लीजिए जनरली कि कंबशन प्रोसेस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और अगर वो एक्सोथर्मिक होंगे तो उनका डेल्टा H नेगेटिव आएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो डेल्टा G है वो डेल्टा H और डेल्टा S पर डिपेंड करता है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है। अगर मान लीजिए कि जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है उस समय डेल्टा H मेरा -x है और मेरा डेल्टा S -y है, ऐसी कंडीशन में मेरे पास फाइनली डेल्टा G की इक्वेशन आएगी -x प्लस Ty। अब क्योंकि x और y फिक्स हो गए मेरा, बट टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगी और इस नेगेटिव वैल्यू में कमी लाएगी, और फाइनली जो मेरा डेल्टा G होगा वो लेस नेगेटिव होता चला जाएगा। यही वजह है कि जब हम मेटल के ऑक्सीडेशन की प्लॉटिंग करते हैं टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा G में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल्टा G का वैल्यू लेस नेगेटिव होता चला जाता है, और ये ग्राफ हमारा, ये प्लॉट हमारा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप आ जाता है। इसलिए जनरली हम लोग ने मेटल के लिए समझ लिया। अब हम लोग के पास दूसरे नंबर पे आ जाता है C+O2CO। अब C+O2CO के लिए हम लोग आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस रिएक्शन को देखिए, हमने ले लिया है C सॉलिड 2 मोल और हमने ले लिया है O2G 1 मोल बैलेंस रिएक्शन में, और 2COG
2COG ले लिया हमने बैलेंस रिएक्शन में। अब क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं सॉलिड है, इसको काउंट करते नहीं, आप जान ही चुके हो। ये 1 मोल गैस है और यहाँ पे 2 मोल गैस है। गैस के मोल्स बढ़ेंगे, अभी बताया था, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अब भाई यहाँ मैं एंट्रोपी इंक्रीज कर देता हूँ। एंट्रोपी इंक्रीज कर दिया, आई से रिप्रेजेंट कर दो या अपर एरो से रिप्रेजेंट कर दो। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगी। एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम फिर डेल्टा जी की इक्वेशन में आए और डेल्टा जी की इक्वेशन में प्लस वाई ले लिया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इस तरीके से ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे डेल्टा जी मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। और यानी कि पहले अगर मान लीजिए -250 था, फिर इस टेम्परेचर पे -400 हो गया, इस टेम्परेचर पे -500 हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा हो डेल्टा जी मोर नेगेटिव होता जा रहा है। इसलिए कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की रिएक्शन का जो स्ट्रेट लाइन है वो विद नेगेटिव स्लोप आएगा एलिनग्राम डायग्राम में। ये पता होना चाहिए मुझे एलिनग्राम डायग्राम में। तीसरा आप कहोगे कि सर स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, C सॉलिड एंड O2G और इससे मैंने बना दिया CO2G। अब CO2G बना दिया इस रिएक्शन के लिए, थर्ड रिएक्शन के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ 1 मोल G, यहाँ 1 मोल G। इसका मीन्स है कि डिसऑर्डर ना तो इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा। S हमारा रिमेन कांस्टेंट होगा, S रिमेन कांस्टेंट। और जब S रिमेन कांस्टेंट होगा ऐसी कंडीशन में डेल्टा S 0 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ भी 0 पुटअप कर दिया, यहाँ भी 0 पुटअप कर दिया। अब जब मैंने यहाँ 0 पुटअप कर दिया तो T × 0 0 हो गया। इसका मीन्स है कि इसकी डेल्टा जी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है और टेम्परेचर राइज करने पे डेल्टा जी चेंज नहीं होगी, क्योंकि डेल्टा जी बस डेल्टा एच पे डिपेंड करेगी। जो पहले डेल्टा एच आ रही है वही बाद में डेल्टा एच आ रही है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेंगे। ये 3 लाइंस क्यों ऐसे होती हैं, अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इस ग्राफ की हेल्प से हमें बताना होगा कि कौन सी मेटल किस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकती है। यानी कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और पुअर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कैसे होगा इसको देखिए। अब मान लीजिए मैं एलिनग्राम डायग्राम की हेल्प से 2 रिएक्शंस को उठा रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक मैंने ये रिएक्शन ली Al + O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ले रहा हूँ Al + O2 Al2O3, Al2O3 ले लिया। और इसका मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसका एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ 983 केल्विन पर। 983 केल्विन पर मैंने ये एक लाइन पहले से ड्रॉ कर रखी है। अब 983 केल्विन पर ये देखिए ये यहाँ क्रॉस कर रही है। अगर हम इसको इससे मिलाएं तो ये लगभग मेरा डेल्टा जी आ रहा है 900 और 1000 के बीच का। मान लीजिए कि -975 आ रहा, -975 किलो जूल आ रहा। और मैंने इसी टेम्परेचर पर मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन को देख लिया, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन को देख लिया। तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनने वाली रिएक्शन का 1000 और 1100 के बीच में आ रहा है। मान लीजिए हमने ये लिया मैग्नीशियम + O2 MgO और इसकी डेल्टा जी मैंने कंसीडर कर ली -1050 कर ली। अगर मुझे ये कह दे कि इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन Al2O3 + Mg, this gives MgO + Al at 983 केल्विन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तब हम ये कहेंगे कि Mg से MgO की जो डेल्टा जी थी वो -1050 थी। और अब Al2O3 से Al की डेल्टा जी चाहिए मुझे।
Al से Al2O3 की -975 थी, मुझे उल्टा चाहिए Al2O3 से Al हो जाएगी +975। इसलिए इस पूरी रिएक्शन की जो डेल्टा जी होगी वो Mg से MgO की -1050 और Al2O3 से Al की +975, दोनों की डेल्टा जी को मिला दोगे कंप्लीट रिएक्शन की डेल्टा जी आ जाएगी और आ जाएगा ये -75, 25 ये और 50 ये, -75 किलो जूल आ जाएगा। और अभी इसके पहले मैंने तुम्हें बताया लेक्चर में कि कपलिंग रिएक्शन होती है, जैसे Al2O3 से Al अपने आप नहीं बन सकता बिकॉज डेल्टा जी पॉजिटिव, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। लेकिन जब Mg को मिला दिया तो Mg से जो MgO की डेल्टा जी मोर नेगेटिव थी, इसलिए फाइनल रिएक्शन की डेल्टा जी मोर नेगेटिव आ गई और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। और जब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया, इसका मीन्स है कि हम Mg की हेल्प से एल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं Al2O3 से, या हम ये कह दें कि Mg हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, हम ऐसा कह सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। बट कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है नीट एग्जामिनेशन में कि हम इस तरीके से पूरा वैल्यूज़ रखें और फिर निकालें, और ना ही वो हमें ऐसे एलिनगम डायग्राम गिवन करेगा और ना ही मुझे याद है एलिनगम डायग्राम। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, ऐसी स्थिति में बस ये याद कर लो कि अगर नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करे, ये जो लाइंस हैं, जो नीचे वाली लाइन की मेटल है वो ऊपर वाली लाइन के मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करे, तब ऐसी रिएक्शन पॉसिबल होगी और स्पॉन्टेनियस होगी। या दूसरे सरल शब्दों में कह सकते हैं, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को उसकी मेटल में रिड्यूस कर सकता है। और एलिनगम डायग्राम में जो लाइन जितनी नीचे होती है उसका मेटल उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए अगर हम 983 पे कंपेयर करें, Mg सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे कम एल्युमिनियम है, ये देखो क्रोमियम, उससे कम क्रोमियम हो गया, फिर ये जिंक वाली लाइन आ गई, उससे कम जिंक हो गया और उससे कम कॉपर हो गया। जो लाइन जितना नीचे होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब मान लीजिए इसी में ऐसा भी ये रिएक्शन दे सकता था, ये रिएक्शन ना देता और रिएक्शन मुझे इसका रिवर्स दे देता। रिवर्स रिएक्शन क्या दे देता, रिवर्स रिएक्शन में मुझे देता MgO प्लस Al, दिस गिव्स Al2O3 प्लस Mg, और इसको पूछ लेता कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर से हमने डेल्टा जी निकाला इस रिएक्शन का, Al से Al2O3 का डेल्टा जी -975 था, -975 ले लिया, और MgO से Mg का चाहिए, यहाँ Mg से MgO बनने का -1050 था, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में रिएक्शन लिखनी है, इसलिए +1050 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे +75 आ जाएगा। अब बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? आप समझ गए, आप कहोगे सर डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मीन्स ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है मीन्स एल्युमिनियम MgO से Mg को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये रिएक्शन मेरी हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। अब फिर से, अब हमारे पास जैसे इतना टाइम तो है नहीं कंपटीशन में, एक्सप्लेन करने के लिए तो चलिए टाइम है, लेकिन कंपटीशन में सॉल्व करने के लिए इतना टाइम है नहीं। तो हमने इससे एक कंक्लूजन ये निकाल लिया कि अगर ऊपर वाली मेटल जैसे एल्युमिनियम का नीचे वाली, ऊपर नीचे मीन्स लाइंस, ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली लाइन के ऑक्साइड से MgO से रिएक्शन कराया तो रिएक्शन नहीं होगी। सरल शब्दों में कह सकते हैं ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगी, लेकिन नीचे वाली मेटल ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगी। एलिनगम डायग्राम में जो लाइन जितनी नीचे होती है रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। ये इसका कंक्लूजन पॉइंट है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या सर हमें ये याद करना पड़ेगा एलिनगम डायग्राम में कि कौन नीचे है कौन ऊपर? नहीं, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए एक सरल तरीका ये है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस पहले से याद कर रखी है, और उसमें आप ये पढ़ चुके हो कि जो मेटल ऊपर होती है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो मेटल नीचे होती है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में ऊपर वाला नीचे वाले को कर सकता है, और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा है, नीचे वाला ऊपर वाले को कर सकता है। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल में जो ऊपर है एलिनगम डायग्राम में वो नीचे रहेगा, बट ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड होनी चाहिए, वही आपने लर्न की होनी चाहिए। जैसे लिथियम सबसे ऊपर है, Li+ से Li कन्वर्ट होना और F2 से F- कन्वर्ट होना सबसे नीचे, उसके लिए हम ऐसे याद कर लेंगे। लेकिन इसमें हमें एक सावधानी रखनी होगी, और सावधानी ये रखनी होगी कि हमें कुछ टेम्परेचर पे ध्यान देना होगा। जैसे 1683 टेम्परेचर हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1683 केल्विन पर मैग्नीशियम वाली लाइन और एल्युमिनियम वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर देती है, और क्रॉस करने के बाद 1683 के जब आगे जाते हो, मान लीजिए कि मैं चला गया 1873 पे, 1873 पे जब आप आगे जाओगे, हो सकता है लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंक्लूजन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप 1873 की पास गए या 1683 के आगे गए, आप देखिए एल्युमिनियम की लाइन नीचे हो गई, मैग्नीशियम की लाइन ऊपर हो गई। अब जो ये रिजल्ट थे ये रिवर्स हो गए, यानी कि अब एल्युमिनियम जब MgO से रिएक्शन करेगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये जो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हमने 983 केल्विन पर किया था, तब तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस था 983 केल्विन पर। लेकिन अगर ये मैंने प्रोसेस कर लिया, अबव 1683, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 1683 केल्विन, तब यही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और इसकी जो डेल्टा जी होगी वो नेगेटिव आने लगेगी, यही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। इस तरह से आपको 1683 केल्विन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1683 केल्विन पर मैग्नीशियम की लाइन और एल्युमिनियम की लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। इसलिए हमने कंक्लूजन ये इसका निकाल लिया कि 1683 के नीचे MgAl2O3 को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन AlMgO को रिड्यूस नहीं कर सकता। 1683 के आगे AlMgO को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन MgAl2O3 को रिड्यूस नहीं कर सकता। अब दूसरा टेम्परेचर इसमें देखो क्या इम्पोर्टेंट, अब इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो NCERT में दिया हुआ है वो समझिए। क्वेश्चन ये करता है कि क्या ZnO की रिएक्शन कार्बन से, दूसरा जो टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है, 1180 केल्विन, 1180 केल्विन याद रखना। 1180 केल्विन के नीचे क्या ZnO कार्बन से रिएक्शन करके Zn में एंड CO में बदल सकता है, और या ZnO कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके Zn और CO2 में बदल सकता है बिलो 1180 केल्विन। ये टेम्परेचर याद कर लेना, बिलो 1180 केल्विन। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये मेरी है Zn की लाइन, ये देखो Zn की लाइन है, और ये है मेरी कार्बन वाली लाइन, कार्बन से CO बनने वाली लाइन। अब क्योंकि Zn की लाइन नीचे है 1180 के पहले और कार्बन की लाइन ऊपर है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ZnO कार्बन से Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना स्पॉन्टेनियस है, आप कहोगे नहीं सर स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब CO वाला देखिए, ये Zn की लाइन है और CO वाली लाइन ये आ रही है मेरी, ये देखिए ये वाली लाइन है CO वाली लाइन, ये CO वाली लाइन, फिर CO भी ऊपर है,
CO बदलना भी ऊपर है और Zn नीचे है, इसलिए ये रिएक्शन भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब अगर हम लोग 1180 के ऊपर जाएं और फिर से यही रिएक्शन लिखें, यही रिएक्शन हम लोग फिर से ले लेते हैं। ये हमने अबव 1180 ले लिया, अबव 1180। आपको 3 टेम्परेचर इसमें लर्न करने हैं, एक 1683 मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक 1180 जिंक की मेटलर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक 983 जिस पे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये 3 टेम्परेचर आप तैयार कर लेंगे, आपका पूरा मेटलर्जी का मैक्सिमम पार्ट इसी से आएगा, क्योंकि यही टिपिकल पार्ट है। अब हम लोग अबव 1180 गए, अबव 1180 गए, 1180, ये देखिए मेरी ये लाइन है 1180 पर ये हमने जिंक की लाइन, ये स्लोप डिफर कर रहा थोड़ा सा, जिसका मीन स्टेट चेंज पहले सीख चुके हो, ये यहाँ पे कट कर रहा। ये कौन सी लाइन कट कर रहा? कार्बन वाली लाइन, ये और जिंक वाली लाइन कट हो रही है। इस टेम्परेचर के आगे कार्बन की लाइन नीचे है और जिंक ऑक्साइड बनने की लाइन ऊपर है। कार्बन की लाइन नीचे है और जिंक ऑक्साइड बनने की लाइन ऊपर है, इसलिए हम लोग ये कह देंगे कि इस टेम्परेचर पर हमारा यानी कि 1180 के आगे हमारा कार्बन कैन रिड्यूस Zn, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। और कार्बन को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे जिंक के मेटलर्जी में या जिंक ऑक्साइड से बनाने में, बिकॉज कार्बन नीचे आ गया है और जिंक ऑक्साइड यहाँ से मिला लेना। आराम से पॉज करके देख लेना वीडियो को, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ पीछे की आपने सुन नहीं पाए जल्दी से, तो वीडियो में यही आपकी खास बात है कि आप दोबारा उसको रिवर्स करके जाके देख सकते हो, और हमें इसमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है स्टेटमेंट। क्लासरूम होता तो हम रिपीट करते बार बार कि जिससे आप अच्छे से बात को समझ लीजिए। अभी एक बार बोल दिया, अगर आप नहीं सुन पाए आप पीछे जाके रिवर्स करके देख सकते हो। अब हम लोग ने 1180 के आगे कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक किया, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे है और जिंक की लाइन ऊपर है, तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड भी 1180 पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बट ज़्यादा नीचे कौन है? कार्बन, इसलिए CO को हम लोग जिंक ऑक्साइड की मेटलर्जी में नहीं यूज़ करते हैं। स्पॉन्टेनियस होगी बट यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग को जब क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड टू कन्वर्ट देम इन जिंक, कार्बन और CO, तो आप आंसर करोगे कार्बन। कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो जितना नीचे लाइन होगी वो एलिमेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा एलिंगम डायग्राम में। और टेम्परेचर बेस्ड है, यानी 1180 के नीचे रिएक्शन नहीं हो रही थी, 1180 के आगे ये रिएक्शन होने लगी। आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया भी हुआ है, और वो ये है कि अगर हम लोग आयरन की मेटलर्जी करें, दैट मीन्स आयरन ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करें, उस समय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी आयरन ऑक्साइड से अगर हमें आयरन बनाना है तब हम कार्बन की हेल्प लें या कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प लें। इसको समझने के लिए आपको 983 केल्विन याद रखना होगा, और जनरल अगर लर्न करना चाहते हो तो लर्न ऐसे कर सकते हो, 983 केल्विन के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड बिहेव एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और गुड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड अबव 983 केल्विन कार्बन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे होता है ये? अब 983 देखिए, ये 983 का टेम्परेचर हम लोग ले गए और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी 4 लाइंस आपस में क्रॉस हो रही हैं, कट कर रही हैं। एक ये लाइन आ रही है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की, एक ये लाइन आ रही है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की, एक ये लाइन आ रही है मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की, और एक मेरी है आयरन से आयरन ऑक्साइड बनने की। ये 4 लाइंस हैं मेरे पास, ये 1 2
3 and 4। अब आप मान लीजिए 983 के नीचे हैं, जैसे मान लीजिए 673 पे एज्यूम किया, 673 या 400 डिग्री सेल्सियस, ये देखिए ये डैश 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 करके लाइन जा रही है, और लाइन जाने पर जो मेरी ये 4 लाइन्स हैं उनमें ये पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4। इसमें ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, या जिसे हम लोग ने अभी नंबरिंग वाइज 3rd लिखा था, अगर हम लोग फिर से लिख लेते हैं नंबरिंग वाइज, इसको नंबरिंग वाइज ये है मेरा 1 2 3 and 4। अब ये मेरा जो 3 नंबर का लाइन है ये असल में आयरन ऑक्साइड का लाइन है, और ये जो मेरा 4 नंबर का लाइन है ये मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड का लाइन है। अब अगर जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आयरन ऑक्साइड से आयरन निकालने के लिए 1 नंबर लाइन यानी कि कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, या 2 नंबर लाइन कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो फेरस ऑक्साइड से या आयरन ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर ले? आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एलिनगम डायग्राम में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ऊपर वाली लाइन का सब्सटेंस नीचे वाली लाइन के ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, और अगर इसलिए 1 और 2 लाइन 3 लाइन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगी, इसलिए कार्बन फेल हो गया और ये भी कार्बन फेल हो गया। अब जो 4 वाला जो नंबर का लाइन है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 3 नंबर से नीचे है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छे से यहाँ वर्क करेगा। अगर आप उसमें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसको अलग से बना देता हूँ। ये मैंने बना लिया, ये है, ये ग्राफ है एक, और ये ग्राफ है, और ये है, ये मेरा बना हुआ, और ये जो मेरा टेम्परेचर है यहाँ पर, ये मेरा टेम्परेचर है 983 केल्विन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है, सरल शब्दों में इसको 700 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। और ये वाली मेरी लाइन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की है, ये वाली मेरी लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की है, और ये मेरा आयरन से आयरन ऑक्साइड बनने की है, और ये मेरी कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की है, जिसको मैंने यहाँ इस फिगर में इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। और जब मैंने इसको एक 983 के नीचे गया जैसे मान लीजिए कि मैं 673 पे गया केल्विन पे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाली लाइन नीचे थी, इसलिए ये लाइन आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस करेगी। इसलिए 983 के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन। अगर हम लोग 983 के आगे निकल जाएं, अब 983 के आगे हम लोग ने ये पॉइंट्स बना लिए, ये पॉइंट्स बना लिए 983 के आगे किसी एक टेम्परेचर पर ये पॉइंट्स बना लिए। अब इसमें आप देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हमारे पास आ गए। अब इसमें क्या है कि 1 ऊपर चला गया, यानी 1 अब हो गया CO से CO2, इसलिए कार्बन अब काम नहीं करेगा क्योंकि वो ऊपर चला गया। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चला गया, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड अब काम नहीं करेगा 983 केल्विन के ऊपर। लेकिन 3 और 4 जो कार्बन है वो नीचे है, और वो आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर सकता है। और उसमें भी C के 2 टाइप्स की रिएक्शन है, एक C से CO2 बदलना, एक C से CO में बदलना। नीचे ज़्यादा लाइन कौन सी है? आप कहोगे सर C से CO बदलना, और C से CO2 बदलना ऊपर है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा 983 केल्विन के ऊपर कार्बन विच कन्वर्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन विच कन्वर्ट इन कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा हम लोग
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उसको मैं दिखाता हूँ आपको। और वो ये होता है कि हमको ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की मेटलर्जी करनी है। ब्लास्ट फर्नेस ऐसे 25 से 60 मीटर हाइट की ऐसे एक चिमनी टाइप की फर्नेस होती है, और इसमें नीचे की तरफ से ये ट्यूब्स लगे होते हैं जिससे हम लोग हॉट एयर पास आउट करते हैं, हॉट एयर, और यहाँ पर नीचे हीटर लगा रहता है। इसलिए इसमें इस फर्नेस में ऐसा माना जाता है कि नीचे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अप्रॉक्सीमेट 2000 केल्विन का टेम्परेचर, और ऊपर जैसे जैसे जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 700 केल्विन का टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि आयरन की मेटलर्जी में जब हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस में कराते हैं, तब कुछ जगह पर कार्बन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, कुछ जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? और कहेगा कि लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस में CO एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड अपर पार्ट में कार्बन। फिर कहेगा लोअर पार्ट में कार्बन, अपर पार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कहेगा दोनों जगह पे कार्बन गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर कहेगा दोनों पार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की मेटलर्जी करा रहे हैं और कह रहा है कि इसके लिए क्या बात सही है, और कहेगा लोअर पार्ट में, ये नहीं ऐसे बना के देगा, और ये तो हम आपको बता रहे हैं, लोअर पार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अपर पार्ट में कार्बन है। फिर कहेगा लोअर पार्ट में कार्बन है, अपर पार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों में कार्बन है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्लास्ट फर्नेस में जैसे जैसे नीचे आते हैं टेम्परेचर राइज करता है, और हाई टेम्परेचर पर 983 के ऊपर आपको पता है कि कार्बन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए नीचे हमारा कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और ऊपर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब इसमें एक और प्रिकॉशन समझ लेना, और वो ये कि कई बार ये क्वेश्चन 1073 पे पूछ लेता है। 983 वैसे सही टेम्परेचर है, लेकिन कई बार कह देता है कि 1073 के नीचे कौन अच्छा काम करेगा और 1073 के ऊपर कौन अच्छा काम करेगा। कई बुक्स में इस तरीके के दिया रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही बात, 1073 के नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, 1073 के ऊपर कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से हमने तीसरे टेम्परेचर को भी समझ लिया। 1683 क्रॉस कर रहा था, ध्यान रखना, 1180 पे क्रॉस कर रहा था, ध्यान रखना, और ये हमारा 983 पे भी क्रॉस कर रहा था। यहाँ पर 1180 पे जिंक ऑक्साइड बनने वाली लाइन कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड पे क्रॉस कर रही थी। इसलिए इन तीन टेम्परेचर को इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि नीचे टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे मैंने बताया, तुम अपने आप याद कर लोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल में जो ऊपर है वो एरिंगम डायग्राम में नीचे होगा, लोअर टेम्परेचर्स पर, ये रूम टेम्परेचर या थोड़े बहुत टेम्परेचर पे। बट क्योंकि लाइन क्रॉस कर रही है तो हाई टेम्परेचर पर इसका उल्टा भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा, ये तीन टेम्परेचर से आपने इसको समझ ली। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, AIPMT 2007 में आ चुका है, NCERT की एक्सरसाइज में दिया हुआ। बच्चों को ये क्वेश्चन काफ़ी परेशान करता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आज। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आता है, NCERT में अलग ढंग से लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, और मैं इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि मेटल सल्फाइड से मेटल किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट करना स्पॉन्टेनियस नहीं है, या हम ऐसा नहीं करते हैं। मेटल सल्फाइड से मेटल डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं किसी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन हाइड्रोजन की हेल्प से। और मेटल सल्फाइड को रोस्ट करना या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना बेनिफिशियल होता, ये स्पॉन्टेनियस है। राइट मीन्स स्पॉन्टेनियस एंड क्रॉस या रॉन्ग मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड मेटल ऑक्साइड की किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे कार्बन हाइड्रोजन एग्जांपल के लिए ले लिया, और भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, से मेटल बदलना स्पॉन्टेनियस भी है और सूटेबल भी है। क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम फर्स्ट
अब ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइड है कि ये क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं यूज़ करते हैं, ये क्यों स्पॉन्टेनियस है यूज़ करते हैं, ये क्यों स्पॉन्टेनियस है यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया, अब फर्स्ट वाले के लिए रिएक्शन हमने बना ली। फर्स्ट वाले के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया है, मान लीजिए कॉपर सल्फाइड का हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्यूप्रस सल्फाइड का एग्जाम्पल ले लिया। ये क्यूप्रस सल्फाइड हमने लिया और क्यूप्रस सल्फाइड की हमने सोचा कार्बन से रिएक्शन करा दें और ये सोचा कि ये कॉपर में बदल जाएगा और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन हमने सोचा कि करा दें जिससे मुझे क्यूप्रस सल्फाइड से कॉपर मिल जाएगा। बट ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब पूछा जाता है क्यों ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बताया जाता है कि क्यूप्रस सल्फाइड के बनने का यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, अगर क्यूप्रस सल्फाइड हम बनाते हैं ये मोर नेगेटिव होता है। मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने कि ये किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे -1400 है, -1400 किलो जूल है, ये मोर नेगेटिव है। और जो CH2 बनने का फॉर्मेशन का जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है F फॉर फॉर्मेशन, ये लेस नेगेटिव है, बल्कि ये तो पॉजिटिव होता है। लेस नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव है CH2 का। मान लीजिए कि ये +400 है। अब अगर हम इस रिएक्शन की डेल्टा G निकालें, अच्छा जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं उनके डेल्टा G फॉर्मेशन 0 कंसिडर करते हैं, इनकी तो हम लोग ने 0 कंसिडर कर ली। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G निकालें तो डेल्टा G हो जाएगा टोटल डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का है +400 माइनस और इसका -1400, फाइनल क्या आ गया +1800। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, आप कह दोगे सर डेल्टा G पॉजिटिव आ रही है इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि सल्फाइड से डायरेक्ट मेटल का एक्सट्रैक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं करते हैं क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आती है। और अगर पूछे क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस आती है तो आप कहोगे सल्फाइड का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन मोर नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट का लेस नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। इसी को हम लोग अगर यहाँ पर कार्बन की जगह हाइड्रोजन ले लें और यहाँ पर H2S बना लें, H2S, तब ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये लेस नेगेटिव होगा, इसके कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होगा। और ऐसा लैंग्वेज में आता है कि लेस नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेस नेगेटिव जैसे ये -1400, ये मान लिए -800 है लेस नेगेटिव। अब यही वाला प्रोसेस फिर से लगाया, प्रोडक्ट की -800 ये प्रोडक्ट है, इनकी 0 है और ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा +600। फिर से ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसलिए हमारा मेटल सल्फाइड को मेटल में कार्बन या हाइड्रोजन की हेल्प से कन्वर्ट नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं डायरेक्ट, बिकॉज मेटल सल्फाइड की गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन मोर नेगेटिव होती है इन कंपैरिजन टू H2S और इन कंपैरिजन टू CH2। इवन CH2 की तो पॉजिटिव होती है, ऐसा इसलिए नहीं करते हैं। अब ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और हाइड्रोजन लेने हैं और कहा जाता है ये स्पॉन्टेनियस होता है। पूछता है क्यों स्पॉन्टेनियस होता है, अलग अलग ऑप्शन आएंगे, कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट वो आपको चॉइस करना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड ले लिया, अब मैंने कार्बन ले लिया, कॉपर मिल गया और इसके साथ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई या कोई कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। अब ये हम लोग ने क्यूप्रस ऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तब हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर फॉर्मेशन लेस नेगेटिव होती है और जो CO2 है इसकी मोर नेगेटिव होती है। आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा,
लर्न करके, कुछ तो लर्न करना ही पड़ेगा। ये लेस नेगेटिव, वो मोर नेगेटिव, ये -400 है, मान लीजिए ये -600 है, मोर नेगेटिव है। ये एज्यूम किया हमने, कोई दूसरा वैल्यू भी हो सकता, लेकिन जो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा उससे ज़्यादा होगा। अब हम लोग फिर से इस रिएक्शन की डेल्टा जी निकालने पहुँचे, तो प्रोडक्ट की -600 और रिएक्टेंट की -400। अब ये सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से ये -200 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था कि नॉन स्पॉन्टेनियस, आप कह दोगे सर स्पॉन्टेनियस था। इसलिए हम लोग ने ये याद कर लेना है कि मेटल सल्फाइड की, अगर हम लोग देखते हैं कार्बन डाइसल्फाइड या H2S से कंपेयर करते हैं, तो मेटल सल्फाइड की डेल्टा जी फॉर्मेशन मोर नेगेटिव होती है, बट CO2 या यहाँ हाइड्रोजन ले लिया तो H2O बनेगा, तो CO2 या H2O के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होती है। अगर आप चाहो तो ये रिएक्शन ऐसे भी दिखा सकते थे, कार्बन और CO2 ना लेके हमने यहाँ पे ले लिया है, हमने यहाँ पे ले लिया है हाइड्रोजन एंड वाटर, ऐसा भी ले सकते थे, और ऐसे भी ये पॉसिबल होगा। लास्ट इसमें जो बात आएगी वो क्या है, और लास्ट में ये पूछता है कि अगर हम लोग सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करें, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं और ऑक्साइड ओर बनाएं, तब ये सूटेबल है कि नहीं है। तो इसका आंसर यही है कि ये सूटेबल है, बिकॉज इस रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव आती है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सल्फाइड ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना स्पॉन्टेनियस है, फिर ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करना स्पॉन्टेनियस है, बट सल्फाइड से मेटल डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एलिनगम डायग्राम और NCERT के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो निकल आएंगे इतने लेक्चर से। कई और भी क्वेश्चन टिपिकल्स हैं, लेकिन उनमें फिर मेटलर्जी के और भी कॉन्सेप्ट की नीड पड़ेगी। फिर जब अभी हमें टाइम मिलेगा तो हम मेटलर्जी का एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अभी मैंने नीट 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलिनगम डायग्राम से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं उसके बारे में आपको बता दिया। थैंक यू।